हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में उसके बारे में क्या क्या बातें नहीं है, शिक्षा में कौन कौन से सुधार हो रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले की शिक्षा नीति की अगर बात करें तो वो थी 1986 की। जस्ट इससे पहले की जो शिक्षा नीति 1986 थी। उसके बाद जो 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है 2020। इसमें क्या कुछ खास है इसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। तो अभी तक ये लागू नहीं हुई है क्योंकि ये शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, तो यहाँ पर ये राज्यों को लिए मान्य होगा, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं की गई। बस इस एक्ट को मंजूरी दी गई है। तो कब मंजूरी दी गई इसे याद रखना, आने वाले एग्ज़ाम में इससे संबंधित डेट भी पूछी जाएगी। तो ये हो जाता है आपका 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्री और सारे जो भी कैबिनेट के सदस्य थे वो कौन कौन थे उनके बारे में देख लेते हैं अपन। रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री हैं, जो अभी प्रेजेंट के एचआरडी यूनियन मिनिस्टर, और जो पूर्व एचआरडी यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर पूर्व एचआरडी यूनियन मिनिस्टर थे और रमेश पोखरियाल जिन्हें शिक्षा मंत्री भी हैं वो अभी के प्रेजेंट के मिनिस्टर हैं इनकी अध्यक्षता में। और इसरो के पूर्व जो चीफ थे कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में इसका फाइनल जो प्रारूप इसका तैयार किया गया है शिक्षा नीति 2020 का। तो इस पॉलिसी का जो फॉर्मेट है वो इन लोगों ने बनाया था, इसलिए प्रकाश जावड़ेकर को भी इसमें शामिल किया गया है। एचआरडी क्या होता है? ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, जिसका पूर्व में नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले भी जब राजीव गांधी थे उससे पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन राजीव गांधी के टाइम में से बदल के 1982 के समथिंग बदल के इसे मानव विकास संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। तो इसे बदल के वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो एचआरडी मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर, उनको अब से शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। इसमें विशेष क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पहले की शिक्षा में इंग्लिश मीडियम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। बच्चों को शुरू से, चाहे उनके घर का माहौल कुछ भी हो, उनकी मदर टंग कुछ भी हो, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था स्कूलों में, और उन्हें धड़ाधड़ी से इंग्लिश मीडियम में रखा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। और बहुत सारे स्कूल में तो ऐसा भी कुछ था कि अगर हिंदी या फिर और कुछ दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करते हो आप, तो वहाँ पर आपको पनिश किया जाता था, आपसे कुछ लिया जाता था, उसके बदले पैसे वगैरह, या फिर आपको किसी भी तरह का पनिशमेंट दिया जाता था। तो वो एक बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता था और उनसे उनकी मानसिकता पर भी असर पड़ता था, क्योंकि घर में अलग लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग अलग है, फिर स्कूल में इंग्लिश मीडियम में उनको प्रेशराइज किया जाता था बोलने के लिए। तो उनका जो पढ़ने लिखने का माहौल, उनका मानसिक संतुलन, इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते थे, और उनका मानसिक बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसलिए ये बहुत ही अच्छा काम है कि मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया, स्पेशली 1 से 5वीं तक। तो स्पेशली 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए मातृभाषा को, जो उनकी मदर टंग है, जहाँ जैसी भाषा में जिसी लैंग्वेज में वो घर पे बात करते हैं, उनका एनवायरनमेंट है, उसी भाषा में इंटरेक्ट करते हुए टीचर्स को उनको पढ़ाना होगा। इसमें प्री प्राइमरी के जो 3 स्टेज हैं उनको भी शामिल किया गया है, प्लस जो आपके 5वीं तक क्लास है, इस तरह से 8 क्लासें कुछ मातृभाषा में होंगी, जहाँ पर बच्चा चीज़ों को इंटरेक्ट करते हुए, कनेक्ट करते हुए, खेल खेल के माध्यम से सीखेगा, अपने मदर टंग में जो भी चीज़ें हैं उनको सीखेगा। उनको करके सीखने के लिए, खेल खेल में सीखने के लिए सब कुछ उपलब्ध होगा। तो किसी भी तरह का बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं होगा इस बार। फिर बधिर बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम सामग्री, जो बच्चे बहरे हैं, जिन्हें
सुनने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम सामग्री का आयोजन किया गया है। तो बधिर बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम सामग्री होगी। फिर 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन होगा। तो जो 2020 है 2020 में नीति आई है, और अगले 10 सालों तक 100% सकल नामांकन। इसका मतलब हो, अगर किसी सिटी में, किसी शहर में, किसी जगह पे 100 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो 100 के 100 ही बच्चे स्कूल में अपना नामांकन करवाएं और पढ़े लिखें। तो इस बार 100% सकल नामांकन के लिए टारगेट रखा गया है। कब तक? 2030 तक। तो इसे भी याद रख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जो शिक्षा केंद्र मतलब स्कूल हो जाता है आपका, तो नवीन स्कूलों की स्थापना की जाएगी उसी हिसाब से। जैसे कि खेल खेल में बच्चे को सिखाना होगा, उसकी मदर टंग में सिखाना होगा, चीज़ों को इंटरेक्ट करके सिखाना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्कूल पाठ्यक्रम में विशेष तौर पर बदलाव किए जाएंगे, उनको ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसे सब कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्यूटर, उनकी जो लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर वगैरह जो भी उनकी हैं, वो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा इस बार। और पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समावेशी और समान शिक्षा पर भी यहाँ पर ध्यान देने की बात की जा रही है। जैसे कि पहले भी समावेशी शिक्षा को बहुत ज़्यादा ये किया जा रहा था, लेकिन अब इस बार जो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ में लेकर पढ़ाने वाली शिक्षा, उसका ध्यान रखा जा रहा है। फिर आसान होगी 10वीं 12वीं बोर्ड। तो बोर्ड के नाम से ही बच्चे प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। तो बोर्ड अब से आरामदायक हो गई, सुख सुविधा पूर्वक होगी। कैसे होगी वो? क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, बच्चों को पहले क्या है, रटने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था अभी तक, इसीलिए बच्चे रट के, जो उन्हें कुछ समझ भी नहीं है, बाहर की दुनिया की कुछ नॉलेज भी नहीं है, वो भी इतने ज़्यादा हाई परसेंटेज वाले और बहुत ज़्यादा स्कोप दिखा रहे थे। लेकिन इस बार वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक प्रश्नों पर अधिक जोर दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक प्रश्नों पर जोर देने से उनकी जो सोचने समझने की, करके सीखने की, या उनमें खुद को डेवलप करने की जो ताकत है वो विकसित हो सकेगी, ना कि वो रटने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कक्षा जो 9 है और 12 है, इनके बीच कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं, मतलब 4 साल तक सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी। सेमेस्टर का मतलब है एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, उसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी 4 क्लासों की। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चा एंड में जाके, आपका बोर्ड में एंड में जाके पढ़ लेगा और उसके आधार पर नंबर ले आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में भी उसे मार्क्स लेने होंगे और सेकंड सेमेस्टर में भी लेने होंगे। इस तरह उसे सेमेस्टर वाइज परीक्षा से उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा और वो परीक्षा का उस पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा इतना। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी। नेक्स्ट है कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग शुरू। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की से बात करते हैं तो आधुनिक ज़माना है आजकल, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो पहले भी सरकार इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवा रही थी स्कूल में, लेकिन इतने घटिया जो कंप्यूटर वगैरह थे कि वो चलाने से पहले तो ख़राब हो जाया करते थे। इस बार शायद कुछ अच्छा होगा और कक्षा 6 से जैसे कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाने पर और उनका जो भी स्किल है, स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बार। तो आई होप सब कुछ अच्छे से बच्चों को मिलेगा और उनका जो भी हो वो अच्छे से होगा। स्वेच्छा से सब्जेक्ट चुन सकेंगे। इस वाले पाठ्यक्रम में जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी वो है स्वेच्छा से सब्जेक्ट चुन सकेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब कोई सब्जेक्टों पे पाबंदी नहीं होगी। आप 3 सब्जेक्ट जो आपको चूज़ करने होते हैं वो 9th से आप चूज़ करोगे और कोई से भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि आपको आर्ट्स में पहले 3 सब्जेक्ट चाहिए होते तो आप आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट लेते थे। फिर आपको साइंस में कुछ चाहिए होता था तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेते थे और आप बाउंड थे इस चीज़ के लिए कि आप 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लोगे। लेकिन नाउ आप बायो लेना चाहते हो, बायो ले सकते हो। उसके बाद आप
कुछ भी ले सकते हो, ड्राइंग ले सकते हो, आर्ट एंड कल्चर में कुछ भी ले सकते हो आप, और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो भी ले सकते हो आप। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी आपके ऊपर कि आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं। मैथ्स के साथ आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हो, इतिहास पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ये सबसे अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो जो सब्जेक्ट उन्हें अवॉइड करना है वो कर सकते हैं आराम से, बस स्कूल में वो सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके। तो आजकल ये भी बड़ा इशू होता है कि अपन चाहते हैं वो सब्जेक्ट स्कूल में होती नहीं है और बच्चों को मजबूरी में वही लेनी पड़ती है, तो ये भी होता है। लेकिन खैर ये अच्छा है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये भी है कि अंग्रेजी विषय, जो कि अभी तक अपने जहाँ पर हिंदी जो राजभाषा है वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है, दो जो लैंग्वेज है वो। लेकिन अब से आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश अनिवार्य नहीं रखी गई है। आपको बस जो राजभाषा है वो एक अनिवार्य रूप से शायद ही होगी। इसका अभी तक कोई ये ज़्यादा ये नहीं है, इसे विस्तारित रूप में बता दिया जाएगा जब कोई आएगा तब। लेकिन इतना साफ है कि अंग्रेजी इस बार अनिवार्य भाषा नहीं होगी। फिर पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए कि पाठ्यक्रम में बदलाव क्या होंगे। तो जो आपकी पहले स्टेज होती थी वो स्टेज अब बिल्कुल ही चेंज हो गई है, और उन स्टेजों में कैसे क्या है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट जो स्टेप रहने वाली है आपकी वो होगी फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, पूरे टोटल रहेंगे आपके 5 साल। 5 साल तक बच्चा फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। जो फर्स्ट के 3 साल हैं उसमें बच्चा या तो आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी, प्री स्कूलिंग, जिन्हें अपन नर्सरी, LKG, UKG में काउंट करते हैं, उनमें रहेगा 3 साल तक, जहाँ पर वो खेल खेलते हुए बच्चा आना जाना, बैठना उठना, दोस्तों को साथ खेलना, सामाजिकता आदि के गुण में डेवलप होंगे, और वो बच्चों के साथ रहना या सामाजिक वातावरण में आना जाना सीखेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। जो भी बच्चा खेल खेल में सीख रहा है वो उसके लिए ठीक है, जो 3 साल तक। उसके बाद उसे कुछ पढ़ाना लिखाना इसके साथ चलती रहेंगी सारी क्रियाएं, और वो खेल खेल में सीखता रहेगा। जो अगले 2 साल हैं उनमें कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल रहेगी आपके। इस तरह से 5 साल हो जाते हैं आपके, जिसमें उम्र रहेगी 3 साल से 8 साल तक। 3 साल से 8 साल तक का बच्चा इन 5 स्टेज में रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि पहले शिक्षा को अनिवार्य था आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, लेकिन अब 3 से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा कदम है अपने आप में कि 3 से 18 साल तक के बच्चे स्कूल जाएंगे और अनिवार्य रूप से जाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसे कि अभी तक जा रहे थे 6 से 14 साल के। तो बहुत बड़ा कर दिया गया है इस स्केल को। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सी स्टेप है। तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रीपेटरी स्टेज, जो अभी तक आपके 3 और कक्षा 3 से 5वीं तक हुआ करती थी, वो प्रीपेटरी स्टेज के अंतर्गत आएंगी। इसमें 8 साल से 11 वर्ष के 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे इस स्टेज में रहेंगे, जो कि 3 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे, प्रीपेटरी स्टेज। इसके बाद जो नेक्स्ट है तीसरे नंबर की, वो होगी जो प्री प्राइमरी होती थी या सीनियर सेकेंडरी को हटा के सेकेंडरी कर दिया गया है, और प्राइमरी को मिडिल स्टेज कर दिया गया। तो अभी इसे मिडिल स्टेज कहेंगे और इसे कहेंगे आप प्रीपेटरी स्टेज। इस तरह से इनका नाम चेंज कर दिया गया। और जो मिडिल स्टेज है उसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे मतलब ये रहेंगे आपके, और 6 से 8 साल तक, इसलिए ये रहेगी आपके 3 साल तक। 6, 7, 8 3 साल तक इसमें पढ़ेंगे बच्चे। फिर 3 साल तक ऊपर वाली में पढ़े प्रीपेटरी में, 5 साल आपके इसमें हो गए फाउंडेशन स्टेज में, फिर प्रीपेटरी में 3 साल हो गए, फिर मिडिल स्टेज में भी आपको 3 साल हो गए, और फिर सेकेंडरी स्टेज आती है आपकी, जो फाइनल स्कूलिंग की फाइनल स्टेज होती है। उसमें बच्चा रहेगा पूरे 4 साल तक। 4 साल तक कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, जहाँ पर उसे सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं देनी होंगी, और बोर्ड परीक्षाओं का भी उसे इतना कोई डर नहीं होगा।
इस तरह से 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, फर्स्ट में 5 साल तक बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद 3 साल तक प्रीपेरेटरी में, फिर उसके बाद में मिडिल में, और फिर सेकेंडरी जो स्टेज आएगी सेकेंडरी, उसमें पढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी फ्रेंड्स। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसका टीचर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, टीचर्स की भर्ती किस प्रकार से होगी, और उनकी जो शिक्षा है मतलब बीएड, बीएसटीसी, पीएचडी वगैरह वो कैसे, और कॉलेज की जो एजुकेशन है वो किस प्रकार से ली जाएगी और क्या उसका माध्यम रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।